हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश का जो पेपर हुआ था यूनिट टेस्ट, उसका सल्यूशन है इसके अंदर। सो प्रॉपरली एक बार सल्यूशन देखना, पूरा पेपर सॉल्व करके लेके आना है कल स्कूल के अंदर। तो आपको ये पेपर को 2 टाइम सॉल्व करना है। तो पहले ध्यान से समझना कि हाँ आंसर्स क्या है, क्या मैंने मिस्टेक की है, उसको ध्यान से समझना कि अगली बार जब टर्म एग्ज़ाम आए तब उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में है सेक्शन ए, एंड इन सेक्शन ए आपको ट्रू फॉल्स है। सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज़ फ्रॉम द यूनिट 1, दैट इज़ द कस्टमर इज़ नॉट वेरी फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। जो तो फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। तो बोला गया है क्या कस्टमर इज़ नॉट वेरी फेमिलियर, क्या जो कस्टमर है वो परिचित नहीं थी टेक्नोलॉजी से। तो आंसर है इसका राइट, कस्टमर थी वो टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं थी, इसीलिए तो वो आई थी सीखने के लिए कि लव को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर उसको सब ऑलरेडी आता होता तो वो नहीं आती सीखने के लिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के पास, बट उसको इतनी जानकारी नहीं थी, वो इतनी परिचित नहीं थी, इसलिए वो आई थी। इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। एंड सक्सेस ब्रॉट ट्रेमेंडस चेंज इन वर्ल्ड। अब बोला गया है क्या सक्सेस बहुत ज़्यादा, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया था वर्ल्ड की लाइफ के अंदर, क्या उसकी पूरी लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा चेंज आया था। तो आंसर है फॉल्स, इतना ज़्यादा चेंज उसकी लाइफ में नहीं आया था। नेक्स्ट है नियरेस्ट मीनिंग। ये जो है ये आपके स्कोरिंग मार्क्स है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि नियरेस्ट मीनिंग में है स्टबन। स्टबन का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट। स्टबन मीन्स जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी, स्ट्रिक्ट मीन्स कि कोई पर्सन है वो स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आपकी पेपर चेकिंग स्ट्रिक्ट तरीके से हुई है, मतलब सही है तो ही मार्क्स मिला है, ठीक है। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ होता है। ऑब्वियस मतलब कि जो सही बात है वो। तो स्टबन मतलब ज़िद्दी, और वो मैच होता है ऑब्स्टिनेट के साथ। देन सेकंड वाला है इसका बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। रुकावट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका सेकंड मीनिंग आएगा ऑब्स्टेकल, क्योंकि पाथ मतलब होता है रास्ता, फ्री मतलब खुला छोड़ देना, प्रॉब्लम मतलब परेशानी। जो बैरियर है रुकावट, तो ये तीनों कट हो गए, एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है, वो है अपना ऑब्स्टेकल। देन है लैंग्वेज फंक्शन। अब लैंग्वेज फंक्शन में भी बहुत सारे जो इन्होंने मिस्टेक की है। लैंग्वेज फंक्शन के भी अंदर जैसे कि अब देखने जाए लैंग्वेज फंक्शन में, रीनास मदर यूज टू सिंग भजन एवरी मॉर्निंग। जो रीना की मम्मी है वो हर रोज़ भजन गाती है। तो ये क्या है, हर रोज़, एवरी, हर रोज़ मतलब ये उसका हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो हम रोज़ करते, जो रोज़ करके वो हमारी हैबिट बन चुकी है। तो अब वो भजन रोज़ गाती है, अब वो भजन एक दिन भी छोड़ेगी नहीं, वो उसकी हैबिट है। तो कब लगी हैबिट, जो पास्ट की हैबिट है। हैबिट एक्शन इन दी पास्ट, जो पहले से लग चुकी है वैसी हैबिट एक्शन। सेकेंड वाला है हाउएवर वेल दे प्लेड दे लॉस द मैच। अब इसमें ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। इसमें उन्होंने लिखा है एक्सप्रेसिंग रीज़न, बट इसका आंसर है एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट। इसमें रीज़न आप लोगों ने क्यों लिखा है जबकि कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, क्यों कॉन्ट्रास्ट क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हाउएवर वेल दे प्ले। मतलब होता है चाहे जितना अच्छा खेला वो मैच हार गए। तो ये क्या कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है। इतना अच्छा करने के बावजूद भी बुरा हो गया, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी कम मार्क्स हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, एक चीज़ अच्छी एक चीज़ बुरी है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या कि इतना अच्छा खेले वो लोग, दे हाउएवर दे प्लेड वेल, वो बहुत अच्छा खेले, बहुत ही बढ़िया खेले, बट वो मैच हार गए। तो क्या कॉन्ट्रास्ट है। तो याद रखना ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न मतलब होता है कारण, तो ये कोई कारण नहीं है, ठीक है। कारण अलग होता है। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि क्यों नहीं मार्क्स हैं, तो कारण होगा मैम पढ़ा नहीं, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कॉन्ट्रास्ट कब होगा, जब तुम बोलोगे मैम पढ़ा था बट मार्क्स नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। समझ गए, कारण अलग होता है, कॉन्ट्रास्ट अलग होता है। तो यहाँ पे आपका 6 मार्क्स का सेक्शन ए था। देन विल मूव टू सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए थे, दैट इज़ फ्रॉम दी फॉर योर यूनिट 2। देखते हैं पहला आपका जो क्वेश्चन है वो, वाई वॉज वॉल्ट अ जीनियस
फॉर द राइटर एंड एनिमेटर्स। तो अब इसमें आपको आंसर, यहाँ पे आपको मैंने सिखाया था कि आपको आंसर कैसे ढूंढना होता है। अगर आपको आंसर ढूंढना है इसके अंदर, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीनियस और यहाँ पे लिखा है जीनियस, मतलब दोनों जीनियस आपको मिल गया। अगर आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा ना तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन पढ़ने का देन ढूंढने का एक सिमिलर वर्ड वैसा जो क्वेश्चन में है वो पैराग्राफ में भी आपको दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो जो मेरा आंसर है वो वहीं से शुरू होने वाला है। इतना तो दिमाग अपना चलना चाहिए पेपर लिखते वक्त। क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा है जीनियस, ठीक है, और वो जो वर्ड है वो मुझे पैराग्राफ में भी दिख रहा है, तो मुझे वहाँ से उठाना है। और कुछ लोग तो अलग ही दिमाग लगा दिए कि अगर इसमें लिखा है राइटर एनिमेटर तो यहाँ से उठा दिए, टू राइटर एनिमेटर प्रोड्यूसर हु वर्कड फॉर हिम। नहीं, अब इसके जब आपको मिलने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाएंगे? इसमें पूछा है वाई वॉज वॉल्ट ए जीनियस फॉर द राइटर एंड एनिमेटर। वॉल्ट क्यों जीनियस था उन लोगों के लिए? तो यहाँ पे लिखा है टू द राइटर प्रोड्यूसर एंड एनिमेटर हु वर्कड विथ हिम। तो ये तो उन काम किया था। वॉल्ट वॉज कॉम्प्लेक्स मैन, तो कॉम्प्लेक्स मैन इसमें आएगा ही नहीं। इसमें जो आपने पहली लाइन जिन बच्चों ने भी लिखी है यहाँ से, वॉल्ट वॉज कॉम्प्लेक्स मैन टू द राइटर प्रोड्यूसर एनिमेटर हु वर्कड विथ हिम, ही वॉज जीनियस, तो ये नहीं आएगा। वॉल्ट कॉम्प्लेक्स मैन था, ठीक है, राइटर प्रोड्यूसर एनिमेटर जो लोग भी वॉल्ट के साथ काम करते थे, तो ये लाइन इसमें वर्थ इट ही नहीं है नहीं लिखना। आपको कहाँ से लिखना है इसके अंदर? आपको लिखना है यहाँ से। पहले आप क्वेश्चन से लिखोगे वॉल्ट, पहले लिखोगे वॉल्ट, फिर लिखोगे वॉज। वॉल्ट वॉज जीनियस फॉर राइटर एनिमेटर, ये आपको लिखना है। ये लाइन आपको लिखोगे तो इसका आधा मार्क है, ठीक है। फिर लिखना है आपको बिकॉज वॉल्ट वॉज अ जीनियस फॉर द राइटर एंड एनिमेटर। वापस ध्यान से सुनना, अभी आप जब फेयर बुक में लिखोगे इसको तो कैसे लिखना है। पहला मैंने इस पर मार्क किया हुआ है कि पहला आपको लिखना है ये वॉल्ट, फिर लिखना है वॉज जीनियस फॉर राइटर एनिमेटर बिकॉज, फिर लिखना है वॉल्ट हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू द स्टोरी और आइडिया। क्यों वॉल्ट को हमने बोला है कि वो बहुत ही जीनियस था राइटर और एनिमेटर के लिए? क्योंकि राइटर और एनिमेटर तो अपना काम करते थे। राइटर मतलब क्या, जो कहानी को लिखता है। एनिमेटर क्या, जो एक एनिमेट, जैसे कि कार्टून में एनिमेशन लगाता है, ठीक है, कार्टून बनाता है। तो ऐसे जो दो लोग थे, राइटर और एनिमेटर के लिए वॉल्ट क्यों जीनियस था? क्योंकि वॉल्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी, एक अलग ही काबिलियत थी, खासियत थी। क्या खासियत थी? कि वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक, मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता था, तो वो कुछ अच्छा बताता था, इमेजिनेशन कि एक अच्छी सी चीज़ बताता था, जिसकी वजह से जो कोई भी स्टोरी है या कोई भी आइडिया है उसमें एक स्टेप बढ़ जाता था, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने कुछ एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, पेंटिंग किया है, उसमें अगर आपका टीचर है कि कुछ हाथ और अच्छी तरह घुमा देगा, ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एज लग जाएगा। एक्स्ट्रा एज मीन्स क्या, वो बहुत और अच्छा बन जाएगा। पहले आपने बनाया था वो अच्छा था, जो है वो इधर राइटर और एनिमेटर्स ने स्टोरी बनाई है, लिखी, वो अच्छी थी, बट जब वो वॉल्ट के पास जाती थी तो वॉल्ट के पास ऐसी काबिलियत थी कि उसकी वजह से वो स्टोरी के अंदर चार चांद लग जाते थे, या वो जो स्टोरी है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऊपर चढ़ जाती थी इमेजिनेशन के अंदर। तो मतलब बोला गया कि जब वॉल्ट देखता था उसको तो उसके अंदर चार चांद लग जाते थे। मीन्स देन पूछा गया विच टू एडजेक्टिव आर यूज्ड बाय राइटर फॉर वॉल्ट। अब राइटर कौन था? अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राइटर था रॉय एंड उसका भाई था वॉल्ट। तो क्या पूछा गया है, कौन से दो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं राइटर ने वॉल्ट के लिए? तो सबसे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या है इसका आंसर? फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियल ब्रदर। अब ये कौन बोल रहा है? माई मीन्स रॉय इज सेइंग, व्हाट रॉय इज सेइंग कि मेरा इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस भाई लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ अस। तो ये दो वर्ड इमेजिनेशन एंड इंडस्ट्रियस, तो आपको क्या लिखना था इसके अंदर? आपको इसके अंदर ये लिखना था द टू एडजेक्टिव आर यूज्ड बाय राइटर फॉर वॉल्ट आर इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस। आप ये लिख सकते थे या आप लिख सकते थे टू एडजेक्टिव वर
आप ये लिख सकते थे, मैंने अभी बताया वो भी लिख सकते थे। टू एडजेक्टिव पूरी लाइन कॉपी कर लो, फिर लिखो आर करके ये दोनों का नाम। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि टू एडजेक्टिव वर इमेजिनेटिव इंडस्ट्रीज यूज बाय द राइटर फॉर वॉल्ट। मतलब वर के बीच में आप इन दोनों को डाल दो, वर के बाद, और फिर लिखो यूज बाय राइटर फॉर वॉल्ट। ये होता है फ्रेमिंग द सेंटेंस। मतलब जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको लगता है ये करेक्ट है, मैंने पूरा लाइन कॉपी कर दिया है, ठीक है। यहाँ जिसने भी ये 2 शब्द डाले हैं अंदर, भले सेंटेंस फ्रेम नहीं किया और 2 शब्द डाले, तो मैंने उसको हाफ मार्क्स दिया है, ठीक है। तो मार्क्स बहुत लीनियंट चेकिंग हुई है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वॉल्ट वॉज जीनियस। अब जिसने इसके अंदर भी जिसने यहाँ से भी लिखना चालू कर दिया है टू द राइटर प्रोड्यूसर, तो मैंने भी उसको आधा मार्क दिया है इसको काट के। बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको हाफ मार्क मिलता है प्रॉपरली क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो प्रॉपरली क्वेश्चन मीन्स क्या होगा, आपको यहाँ से लिखना है वॉल्ट वॉज जीनियस फॉर द राइटर एनिमेटर वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी एंड एड अ स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी आइडिया और स्टोरी। तो इसका मिलता है बिकॉज लगाने का, वॉल्ट के बाद वॉज लिखने का। तो ये सब चीज़ों का हाफ मार्क होता है, और यहाँ से लिखने का आधा मार्क है। अगर आप ऊपर से लिखते हो तो उसका आधा मार्क कट जाएगा। जो पूछा है उतना लिखो, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड मत करो उसके अंदर। देन विल मूव टू नेक्स्ट। ये तो मोस्ट ईजी था, आई डोंट नो इसमें भी बच्चों ने क्यों मिस्टेक की है। इसमें पूछा हुआ है पहला, जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट रनिंग। कौन सा प्रोग्राम नहीं रन कर रहा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कस्टमर वाला, कैन यू इंस्टॉल नाउ, तो इसमें कस्टमर पूछ रहा है लेट मी सी आई हैव पास्ट हर्ट .exe, लो एस्टीम .exe, ग्रज .exe एंड रीसेंटमेंट.com रनिंग राइट नाउ। ये खुद बोल रहा है कि मेरे पास पास्ट हर्ट, लो एस्टीम, ग्रज, रिसेंटमेंट, ये 4 प्रोग्राम रनिंग मतलब चल रहे हैं अभी के अभी। तो तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए ना, पास्ट हर्ट लिखा हुआ है, लो एस्टीम लिखा हुआ है, ग्रज लिखा हुआ है, तो ये 4 तो चल रहे हैं। तो कौन सा नहीं चल रहा है, जो बच गया वो लव नहीं चल रहा है, सबसे ईजी था। फिर लिखा हुआ है व्हाट विल लव ऑटोमेटिकली इरेज। इसमें अगर पूछा है तो बच्चों ने आंसर लिखा है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, नो प्रॉब्लम, यहाँ से लेके यहाँ तक। वाई यू आर राइटिंग दिस, कस्टमर सर्विस नो प्रॉब्लम, ये पूछा है, आपको आंसर लिखना है ना, तो आप आंसर लिखो। कहाँ से लिखोगे, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि लव विल ऑटोमेटिकली इरेज पास्ट .exe फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका आंसर है। अभी ये वाली लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है, नो प्रॉब्लम, कस्टमर सर्विस, वो तो पैराग्राफ है ना। अगर जिसने भी इसको इंक्लूड किया है मैंने उसका हाफ मार्क रिमूव कर दिया है, बिकॉज इसकी नीड ही नहीं है। तो वाई यू आर राइटिंग दिस, यू डोंट हैव टू कॉपी जस्ट पैरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड and take the lines from the question, take the words from the question, then from the paragraph, then frame it, then write। कुछ भी unnecessary नहीं लिखना है इंग्लिश के पेपर में। देन शॉर्ट नोट आया था। अब शॉर्ट नोट पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर, एंड शॉर्ट नोट में भी आपको बताया है पॉइंट्स कि हमें इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो अगर बोला गया है शॉर्ट नोट के अंदर कि वॉल्ट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी में आपको हाउ वॉज वॉल्ट डिज्नी कैसा था, तो उसके बारे में बताना था। फिर उसने जर्नी कैसे स्टार्ट की वो बताना था। फिर उसकी सीरीज़ क्या थी वो बताना था आपको। अगर आपने ये सब बताया है थोड़ा बहुत, इसमें से कुछ भी पॉइंट आपने बताया होगा, मैंने 1 मार्क दिया। अगर आपने एक ही पॉइंट बताया, सपोज वॉल्ट डिज्नी के बारे में बताया, जबकि हाफ मार्क मिलना चाहिए, बट फिर भी मैंने 1 मार्क दिया है। जिसने 2 पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया उसको मैंने 1.5 मार्क दिया है, ठीक है। तो ये है आपका शॉर्ट नोट। ये अगर चैप्टर रीड किया होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देन सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है वो आपका सप्लीमेंट्री के अंदर में से आया है। सप्लीमेंट्री जो बुक थी उसके अंदर से आपका सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड ऑथर डू व्हेन द रेफरी शाउटेड कैप्टन। ऑथर ने क्या किया जब रेफरी शाउटेड कैप्टन, जब रेफरी ने चिल्लाया कैप्टन, शाउटेड मतलब चिल्लाना, कैप्टन, ठीक है। अब यहाँ से अब इसमें ध्यान से समझना। अब देखो क्या लिखा है, कैप्टन यहाँ लिखा है। अब कैप्टन देखो अपने पैराग्राफ में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है। तो अब देखो मैच कर लो कि हमारा आंसर यहीं कहीं हमारा आंसर होगा, ये अपन को पता लग जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, अब यहाँ कहाँ से कॉपी करना है ध्यान देना। अब इसमें तुम्हें कॉपी करना है
व्हेन द रेफरी शाउटेड कैप्टन, जब रेफरी ने चिल्लाया कैप्टन। ऑथर, क्योंकि इसमें आई कौन है, ऑथर है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका ऑथर है वही आई है। ऑथर अप्रोच द सेंटर ऑफ फील्ड, अप्रोच मीन्स जो ऑथर थे वो वहाँ पे गए, ठीक है, कहाँ पे गए, सेंटर ऑफ फील्ड में गए। कैसे गए, एंड कट जाएगा, कैसे गए, विथ कॉन्फिडेंस। एंड जिसने लिखा है तो भी नो प्रॉब्लम, बट ऐसे एंड कट जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो बनेगा ऑथर, यहाँ से तो हो जाएगा व्हेन द रेफरी शाउटेड कैप्टन, ऑथर अप्रोच द सेंटर ऑफ फील्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड अप लुक्ड इन आइज ऑफ ओपोनेंट व्हाइल गिविंग हर अ पावरफुल हैंडशेक विशिंग हर गुड लक। ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 मार्क के अंदर, इतना शॉर्ट आपका सही रहेगा। ज़रूरी नहीं कि फुल स्टॉप पे जाके आपको रुकना है, पर जिसने यहाँ तक लिखा है उसको भी मैंने 1 मार्क दिया है, पर मेन आपका आंसर कॉन्फिडेंस तक रहेगा, ठीक है। देन आपका देन क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट डिड ऑथर रीअश्योर हरसेल्फ बिफोर द गेम स्टार्टेड। अब इसमें ऑथर कौन है, इसमें ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत बच्चों की मिस्टेक है। इसमें ऑथर कौन है, हरसेल्फ। हरसेल्फ किसके लिए यूज़ होता है आपको पता होगा कि अगर हिम है तो वो लड़कों के लिए यूज़ होता है, अगर हर है तो लड़कियों के लिए यूज़ होता है, शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही लड़कों के लिए यूज़ होता है, हिम लड़कों के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको दिया है ही और हिम तो लड़कों के लिए है, शी और हर लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर है, क्या है इसके अंदर, ऑथर रीअश्योर हरसेल्फ, हरसेल्फ मतलब कौन है, ये लड़की है। तो अब इसमें जब आपको, अगर आपको आंसर इसका देखना है कि इसका आंसर क्या है, रीअश्योर हरसेल्फ बिफोर द गेम स्टार्टेड, ठीक है। अब रीअश्योर वर्ड यहाँ पे है और रीअश्योर वर्ड यहाँ पे, मतलब ये अपना आंसर यहीं कहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आंसर क्या होगा, ऑथर रीअश्योर हरसेल्फ, यहाँ से होगा ऑथर रीअश्योर हरसेल्फ बिफोर द गेम स्टार्ट, मतलब ऑथर ने क्या रीअश्योर किया गेम शुरू होने से पहले, क्या ऑथर ने चेक किया कि गेम चालू होने से पहले। तो आपको लिखना है ऑथर रीअश्योर, ऑथर ने चेक किया हरसेल्फ, खुद से क्या चेक किया, बिफोर गेम स्टार्टेड, गेम चालू होने से पहले। तो दैट यहाँ से आएगा, क्योंकि माई सेल्फ का तो इधर अपन ने हर सेल्फ है, ठीक है, दैट। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने लिखा है दैट ही, तो वो हो गया रॉन्ग। और जिसने तो कुछ ना तो चेंज ही नहीं किया, आई का आई रख दिया है तो उसका भी रॉन्ग है, जिसने ही किया उसका भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज ये लड़की है तो आंसर आना चाहिए था शी। तो यहाँ पे ही, जहाँ पे भी आई लिखा है वहाँ पे आना चाहिए था शी। दैट शी वुड गिव दिस गेम बेस्ट, उसने क्या रीअश्योर किया, रीअश्योर का मतलब होता है आश्वासन। तो उसने अपने आप को यह आश्वासन दिया गेम चालू होने से पहले कि शी, आई की जगह हो जाएगा शी, के वो अपना बेस्ट देगी, जो भी वो गेम खेलेगी उसमें वो अपना 100% देगी, उसकी जितनी भी क्षमता है उस हिसाब से वो देगी। अब इसमें क्या लिखा है, गिव दिस गेम बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, तो माई विल कन्वर्ट इनटू हर, ओके, आई वुड कन्वर्ट इनटू शी, ये वाला लिख लेना बुक के अंदर, दैट आई कन्वर्ट होगा शी में, माई कन्वर्ट होगा हर में। एज इफ़ इट वर द लास्ट गेम शी प्लेड, जैसे कि ये उसकी आखिरी गेम है, उसमें पूरा अपना जोर लगा देगी, अपना पूरा 100% देगी। तो ये चेंजेस करने थे आपको, यहाँ से पहले क्वेश्चन उठाना था, क्वेश्चन में से फिर दैट, फिर आई को कन्वर्ट करना था शी में, माई को कन्वर्ट करना था हर में, आई को कन्वर्ट करना था शी में। अगर आपने ये चेंजेस किए तो आपको 1 मार्क है, अगर आपने चेंजेस नहीं किए, जस्ट कॉपी किया लाइन को, तो मैंने हाफ मार्क दिया है, जो नेक्स्ट यूटी में नहीं मिलेगा। अगर राइट है तो मार्क्स, नहीं तो 0। कीप दिस इन माइंड। देन ये आपका है, इसके अंदर पोएम सेक्शन में से आया है। अब पोएम सेक्शन में से देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इन द बायगॉन टाइम व्हाट डज अंडरलाइन वर्ड मीन। बायगॉन क्या होता है, बाय गॉन, ठीक है, इधर आपको दिख रहे होंगे वर्ड्स। बेस फॉर्म हमारा गो था, मतलब अगर हम बायगॉन देख रहे हैं तो सपोज करो एक गो वर्ड है, ठीक है, तो जो गो वर्ड है वो बेस है, ठीक है। तो अगर हम इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखें तो क्या होगा, तो उसका पास्ट फॉर्म होगा वांट, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन और प्रेजेंट होगा गोइंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या था, गॉन, गॉन मतलब कौन सा था, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये हमारा पास्ट टेंस के अंदर आएगा। यहाँ पे जो हमारा गॉन है इसको हम बोलेंगे, जो बायगॉन है वो हमारा पास्ट के अंदर है। इसलिए जब पूछा गया अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट गो हो जाएगा, ठीक है।
नाउअडेज अभी वाला भी नहीं रहेगा, इसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा विल गो, तो वो भी नहीं होगा, विल गो भी नहीं होगा, प्रेजेंट मतलब गो ये भी नहीं होगा, नाउअडेज वाला भी नहीं होगा, तो आंसर होगा पास्ट। क्वेश्चन में है व्हाट हैज़ पोएट लर्नड एट लास्ट। अब इसमें पोएट ने लास्ट में क्या सीखा, यहाँ से लिखेंगे एट लास्ट मतलब पहले ये वाला वर्ड एट लास्ट, फिर जाएंगे द पोएट लर्न सेकेंड, क्या लर्न किया है, लर्न यहाँ पे लिखा है मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, पोएट लर्न 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 लिखा मतलब एक ही बार लिखेंगे टू बी द ड्रीम, ड्रीम इसका आंसर होगा। एट लास्ट द पोएट लर्न टू बी द ड्रीम पे पोएम 1 का ख़त्म हुआ। अब सेम फॉर पोएम 2। पोएम 2 क्या है, 16th क्वेश्चन, व्हाट डिड पोएट यूज टू राइट, व्हाट डिड द पोएट यूज टू राइट, पोएट ने क्या यूज़ किया लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर अगर आपने इसमें पढ़ा हो, इसमें देखा होगा, तो इसका जो आंसर है अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो इसमें लिखा है पोएट थ्रू दोज पेन इन्यूमरेबल सॉन्ग वुड कम, मतलब उस पेन से इन्यूमरेबल सॉन्ग लिखते थे। तो हम यहाँ से लिखेंगे द पोएट यूज़, पोएट ने क्या यूज़ किया, पेन, क्या लिखने के लिए, टू राइट इन्यूमरेबल सॉन्ग्स, तो पोएट ने यूज़ किया, द पोएट यूज्ड पेन टू राइट इन्यूमरेबल सॉन्ग, इसका आंसर है। अगर आपने सिर्फ पेन लिखा है तो हाफ मार्क में दिया है, अगर आपने पेन के साथ इन्यूमरेबल सॉन्ग लिखा होगा और ऐसे पूरा प्रॉपरली फ्रेम किया है कि पहले यहाँ से आपने लिखा है द पोएट, फिर लिखा है यूज़, फिर पेन बीच में डाला है टू राइट इन्यूमरेबल सॉन्ग, तो आपको पूरा 1 मार्क मिला होगा। उसमें लिखा है व्हाट हैज़ पोएट लर्नड एट लास्ट, पोएट ने क्या लर्न किया लास्ट में, तो आप उठाओगे एट लास्ट, यहाँ से उठाओगे एट लास्ट द पोएट लर्न, मतलब पहले एट लास्ट लिखेंगे फिर जाएंगे पोएट लर्न, क्या पोएट ने लर्न किया, देखो लर्न वापस लिखा है यहाँ पे शब्द आ गया, एट लास्ट द पोएट लर्न क्या सीखा, टू बी द सॉन्ग, इसका आंसर होगा सॉन्ग, एट लास्ट पोएट ने सॉन्ग सीखा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया जो पोएम सेक्शन था, पैराग्राफ सेक्शन था। अब आपका आ रहा है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर देखो क्या लिखा है, नरेंद्रनाथ वॉज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अ यंग एज एंड ही मेडिटेट्स बिफोर द इमेज ऑफ डाइटीज नरेन वॉज नॉटी एंड रेस्टलेस एज अ चाइल्ड। अब इसमें लिखा है स्टार्ट लाइक दिस, कैसे स्टार्ट करना है, नरेंद्रनाथ इज मतलब क्या है, वॉज जो है आपका वो कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर, मतलब जो आपका पास्ट वाला था उसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसमें आपको पूरा पैराग्राफ जो पास्ट में है आप उसको कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट के अंदर। अब देखो जैसे कि वॉज का हो जाएगा इज, ठीक है, इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम अ यंग एज एंड ही मेडिटेटेड, अब इसमें मेडिटेटेड लिखा है उसको हटा के ईडी को हटा के हम लिखेंगे ईएस, मेडिटेट्स। अब इसमें लिखा हुआ है बिफोर द इमेज ऑफ डेटीज नरेन वॉज हट के हो जाएगा इज नॉटी एंड रेस्टलेस एज अ चाइल्ड, तो जिसने दोनों में से वॉज हटा के यहाँ पे और यहाँ पे वॉज हटा के इस किया तो उसको 1 मार्क दिया, ठीक है। अगर जिसने मेडिटेटेड को मेडिटेट्स में कन्वर्ट किया है तो उसको 1 मार्क है, तो ऐसे करके मार्क्स दिए हुए हैं, हर राइट लिखने वाले का हाफ मार्क है। देन आपका था ईमेल, ईमेल राइटिंग में आपको फॉर्मेट पता था, फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड, क्योंकि आपकी फ्रेंड को लिख रहे हो। अब हम कहाँ पे हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है क्लब के अंदर, प्रोग्राम क्लब में हो रहा है और आप जो प्रोग्राम हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, और आप कल्चरल प्रोग्राम के हेड हो, तो आपको फ्रेंड को ईमेल लिखना है कि आप उसको इनवाइट कर रहे हो जो प्रोग्राम नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स किए, मैंने उसमें करेक्ट किया है। ईमेल जब आप लिखोगे किसी भी फ्रेंड को तो उसमें एक तो बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपने फ्रॉम, जैसे कि ये आपकी जो लाइन है, अगर ये इंडेक्स लाइन है, ठीक है, ये आप लोगों की इंडेक्स लाइन है, तो यहीं से स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम, फिर थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से फ्रॉम स्टार्ट करें, वो गलत है, लाइन से ही स्टार्ट होना चाहिए, फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट, फिर सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड, फिर स्टार्ट हो जाएगा हाउ आर यू फ्रेंड। अगर आपको लिखना है तो लिखिए क्योंकि ये फॉर्मली है,
ठीक है, आप जानते हो अपने फ्रेंड को तो आप लिख सकते हो आप कैसे हो, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन एंड योर हेल्थ इज़ गुड। आप ऐसे करके शुरू कर सकते हो। आप ऐसे फिर लिख सकते हो उसके अंदर आई एम हेड ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ द कल्चरल क्लब, यहाँ से कॉपी कर सकते थे। So there is a small cultural program which is going to conduct in cultural club. So see many other different types of program, different cultural activities due to which your mood will be changed. You will get many new ideas. You will be excited. तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो कि जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि मैंने जब अगली बार आपको ईमेल लिखा था तो आपकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, सो दिस टाइम योर हेल्थ इज़ ओके, सो यू कैन कम इन दिस कल्चरल प्रोग्राम एंड आई वांट दैट यू अटेंड दिस प्रोग्राम सो दैट यू कैन स्पॉन्सर द बेस्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। फॉर्मेट में आप मेल लिख सकते थे, मेल का थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। देन मेल का कंटेंट सपोज यहाँ पे आपने लिखा है फ्रॉम टू, ये बॉडी लिखा है, बॉडी के फिर आपको नीचे आपको लिखना था योर लविंग फ्रेंड या योर्स फेथफुली, फिर आपने जो फ्रॉम में नाम लिखा है वही नीचे नाम होना चाहिए था। ठीक है, देन उसमें साइन होनी चाहिए थी। अगर ये पूरा अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो मैंने 1.5 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपके कंटेंट सही होगा तो मैंने कंटेंट का मार्क्स, बट जिसका कंटेंट जिस हिसाब से उस हिसाब से हाफ मार्क्स मिला हुआ है या फिर 1 मार्क मिला हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या कंटेंट लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट is paper and how to attempt paper from the next time, because this time I have checked paper very smoothly, leniently, but from the next time your paper will be checked in a strict manner. So you have to make sure that you start study from now, because if you don't study you won't score the marks more. ठीक है, all the best.